हेलो फ्रेंड्स, गुरुमंत्र आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष शुक्ला। इस अंक में हम सब बंगाल में अंग्रेजी राज्य की स्थापना का अध्ययन करेंगे। वह बंगाल जो मुगल साम्राज्य का इम्पॉर्टेंट सूबा था, 18वीं सदी के दूसरे दशक में एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित हो गया। बंगाल बहुत बड़ा प्रांत था। इसमें वर्तमान का जो पश्चिम बंगाल है, बांग्लादेश है, इसके अतिरिक्त बिहार और उड़ीसा भी बंगाल में सम्मिलित थे। यह बात अलग है कि बिहार और उड़ीसा में अलग से उप सूबेदार नियुक्त किए जाते थे, लेकिन इन दोनों उप सूबेदार, ये दोनों ही उप सूबेदार बंगाल के गवर्नर के प्रति रिस्पॉन्सिबल थे। इसका मतलब यह है कि बंगाल का सूबेदार बहुत प्रभावशाली था। बंगाल के सूबेदार की तुलना दक्कन के सूबेदार से की जा सकती है। जैसे मुगल काल में जो दक्कन का सूबेदार हुआ करता था, उसे 6 प्रांतों की जिम्मेदारी उठानी पड़ती थी। ठीक इसी तरह से बंगाल का सूबेदार भी एक बहुत बड़े भूभाग पर शासन करता था। बाद में बंगाल के यही सूबेदार स्वयं को नवाब कहलाने लगे। बंगाल के नवाबों में प्रथम था मुर्शिद कुली खान, जिसे स्वतंत्र बंगाल राज्य का संस्थापक भी कहा जाता है। सूबेदार के तौर पर मुर्शिद कुली खान का बंगाल में टेन्योर 1717 से लेकर 1727 तक था। वैसे तो औरंगजेब के समय 1700 ईस्वी में मुर्शिद कुली खान को बंगाल का दीवान नियुक्त किया गया। 1700 ईस्वी से 1717 तक उसने बंगाल के दीवान के रूप में अपनी सेवाएं दी। 1717 में तत्कालीन मुगल सम्राट फर्रुखसियर ने उसे बंगाल का सूबेदार बनाया। मुर्शिद कुली खान ने मुर्शिदाबाद नामक एक नवीन नगर की स्थापना की। आप याद रखें कि मुर्शिदाबाद का पूर्व में मकसूदाबाद के नाम से वहाँ एक बस्ती थी, जिसको डेवलप करके मुर्शिद कुली खान ने मुर्शिदाबाद बनाया और उसने मुर्शिदाबाद को अपनी राजधानी भी बनाया। इससे पहले बंगाल की राजधानी ढाका हुआ करती थी। प्रश्न पूछा जाता है कि किसने बंगाल की राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित की? आंसर, मुर्शिद कुली खान। मुर्शिद कुली खान ने अपने शासनकाल में बंगाल के अमीरों और जागीरदारों के प्रति कड़ा रुख अपनाया। उसने उन सब की जागीरें छीनकर उनकी जमीनों को खालसा भूमि में सम्मिलित कर लिया। खालसा भूमि सरकारी भूमि को कहा जाता था। मुर्शिद कुली खान के इन भूमि सुधारों के कारण उसके जमींदारों में उसके प्रति विद्रोह फैल गया। उसके शासनकाल में एक के बाद एक 3 विद्रोह हुए। इनमें से पहला विद्रोह सीताराम और उदय नारायण ने किया था, जबकि दूसरा विद्रोह सुजात खान ने और तीसरा विद्रोह नौजात खान ने किया था। मुर्शिद कुली खान ने इन तीनों विद्रोहों को दबाया और रामजीवन नामक एक अपने अन्य जागीरदार को उस क्षेत्र का प्रभारी नियुक्त कर दिया। 1727 में मुर्शिद कुली खान की मृत्यु के बाद उसका दामाद शुजाउद्दीन बंगाल का नवाब बना। इससे पहले वह उड़ीसा उप प्रांत का उप सूबेदार हुआ करता था। शुजाउद्दीन का 12 वर्षों का शासनकाल ज्यादातर शांति का ही काल रहा। इसने 1733 में बिहार में अलीवर्दी खान को उप सूबेदार नियुक्त किया। 1739 में शुजाउद्दीन की मृत्यु के बाद उसका पुत्र सरफराज खान बंगाल का नवाब बना। यह बहुत अयोग्य शासक था। इसके समय बिहार के उप सूबेदार अलीवर्दी खान ने एक विद्रोह किया। सरफराज खान और अलीवर्दी खान के मध्य गिरिया का युद्ध हुआ 1740 में और उसमें सरफराज खान को मारकर अलीवर्दी खान ने बंगाल की गद्दी हथिया ली। बंगाल के नवाब के रूप में अलीवर्दी खान का टेन्योर 1740 से 56 तक है। कुल 16 साल इसने राज्य किया। यह बंगाल के नवाबों में से सभी नवाबों में सर्वाधिक योग्य था। पहले इसने सरफराज खान को मारा और उसके बाद इसने मुगल सम्राट मोहम्मद शाह को घूस
अर्थात रिश्वत देकर अपने पद की स्वीकृति प्राप्त कर ली। किंतु बाद में जब अलीवर्दी ने मुर्शिदाबाद में अपनी स्थिति को मजबूत कर लिया, सुदृढ़ बना लिया, तो उसने मुगलों को वार्षिक राजस्व भी देना बंद कर दिया। परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा जाता है कि किस बंगाल के नवाब के समय बंगाल ने मुगलों को वार्षिक राजस्व देना बंद कर दिया था? अलीवर्दी खान के समय। अलीवर्दी खान एक योग्य प्रशासक था। इसके शासनकाल में बंगाल में शांति और संपन्नता, पीस एंड प्रोस्पेरिटी चारों तरफ फैली थी। व्यापारिक क्रियाएं, वाणिज्यिक क्रियाएं, औद्योगिक क्रियाओं का विकास हुआ। इसके समय ढाका में रेशम और मलमल उत्पादन के केंद्र थे। अलीवर्दी खान ने अंग्रेजों के साथ अत्यंत सावधानी से व्यवहार किया। उसने अंग्रेजों से बैर मोल लेना उचित न समझा। उसने अंग्रेजों को बंगाल में व्यापारिक कोठी बनाने की अनुमति तो दी, लेकिन उन्हें बंगाल में दुर्गीकरण अर्थात फोर्टिफिकेशन करने से साफ मना कर दिया। अलीवर्दी खान के कुछ सलाहकारों ने जब उसे यह सलाह दी कि यूरोपीय और अंग्रेज बहुत खतरनाक हैं, अलीवर्दी खान को यह चाहिए कि वो इन यूरोपियों को आउट ऑफ बंगाल कर दे। अलीवर्दी खान ने यह सलाह मानने से मना कर दिया। उसने अंग्रेजों की तुलना मधुमक्खियों से की थी। उसने यह कहा था कि अगर इन्हें छेड़ा न गया तो ये शहद देंगी, और अगर छेड़ा गया तो काट काट कर मार डालेंगी। अलीवर्दी खान के शासनकाल में मराठा साम्राज्य अपने चरमोत्कर्ष पर था। जैसा कि आप इस मैप में देख रहे हैं, जो पीले रंग का मानचित्र है, पीले रंग का भाग है, वह मराठाओं के राज्य को बताता है। मराठा बंगाल पर 5 बार आक्रमण किए थे। अलीवर्दी खान मराठों के आक्रमण से परेशान होकर अंततः निजात पाने के लिए उसने मराठा सरदार रघुजी भोसले से 1751 में एक संधि की। इस संधि के अनुसार अलीवर्दी खान ने मराठों को 12 लाख रुपया वार्षिक देने का वादा किया तथा उसने मराठों को उड़ीसा का प्रांत भी दिया। बदले में मराठों ने बंगाल पर आक्रमण न करने का वचन दिया। अलीवर्दी खान के कोई पुत्र नहीं था, अतः उसने अपनी सबसे छोटी बेटी के पुत्र सिराजुद्दौला को अपना उत्तराधिकारी बनाया। ऐसे में सिराजुद्दौला का मौसेरा भाई शौकत जंग, जो कि पूर्णिया का नवाब था, तथा सिराजुद्दौला की मौसी घसीटी बेगम सिराज से बहुत नाराज हो गए। सिराजुद्दौला ने मनीहारी के युद्ध में पूर्णिया के नवाब और अपने मौसेरे भाई शौकत जंग को हराकर मार डाला। अब उसने अपनी मौसी घसीटी बेगम को भी कैद करके उसकी सारी संपत्ति जब्त कर ली। घसीटी बेगम का दीवान राजबल्लभ और उसका पुत्र कृष्ण बल्लभ अंग्रेजों की शरण में भागकर कलकत्ता चले गए। इस संघर्ष में, इस त्रिपक्षीय संघर्ष में मतलब सिराजुद्दौला, शौकत जंग और उसकी मौसी घसीटी बेगम, इस त्रिपक्षीय संघर्ष में अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला के विरुद्ध वाले गुट को मदद दी थी। अतः सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के संबंध अच्छे नहीं रहे, खराब हो गए। सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के संघर्ष का केवल एकमात्र यही कारण नहीं था, बल्कि अन्य कारण थे जिन्हें हमें देखना है। सिराज अंग्रेज संघर्ष का प्रथम कारण तो हमने चर्चा की कि जो उत्तराधिकार का युद्ध हुआ था अलीवर्दी खान के बाद बंगाल की गद्दी के लिए, उसमें अंग्रेजों ने शौकत जंग का साथ दिया था। दूसरी बात, उत्तराधिकार के युद्ध के बाद सिराजुद्दौला नवाब बना। नवाब बनने के बाद उसने देखा कि अंग्रेज कलकत्ता की किलेबंदी कर रहे हैं। कलकत्ता था तो बंगाल के अंदर ही, और बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला ये कैसे बर्दाश्त कर सकता था कि आप जो है उसके प्रांत में स्थित एक नगर में किलेबंदी कर लें। किलेबंदी का मतलब हमेशा युद्ध की तैयारी होता है। अतः उसने अंग्रेजों से शंकित हो गया सिराजुद्दौला। तीसरा कारण अंग्रेज और सिराजुद्दौला संघर्ष का यह था कि अंग्रेज 1717 में मुगल सम्राट फर्रुखसियर के द्वारा मिले हुए दस्तक अर्थात टैक्स फ्री ट्रेड के अधिकार
का दुरुपयोग करते थे। आप ये तो जानते हैं 1717 में मुगल सम्राट फर्रुखसियर ने अंग्रेजों को कर मुक्त व्यापार का फरमान दे दिया था, किंतु अंग्रेज अब उस फरमान के द्वारा अपना टैक्स तो बचा ही रहे थे, साथ साथ भारतीय व्यापारियों को भी वह दस्तक, एक पास जैसा होता था, उसको भारतीय व्यापारियों को किराए पर दे देते थे और बाद में ले लेते थे। इसके साथ ही साथ अंग्रेजों ने कलकत्ता में सिराजुद्दौला के एक भगोड़ा अपराधी कृष्ण वल्लभ को शरण दे रखी थी कलकत्ता में। जब सिराजुद्दौला ने कलकत्ता के अंग्रेजों से ये दबाव डाला कि वह कृष्ण वल्लभ को उसे सौंपे, तो अंग्रेजों ने कृष्ण वल्लभ को भगा दिया, कलकत्ते में नहीं रखा, भगा दिया। तो संबंध खराब होने तो स्वाभाविक हैं। आप याद रखें कि कृष्ण वल्लभ राज वल्लभ का पुत्र था और राज वल्लभ सिराजुद्दौला की मौसी घसीटी बेगम का दीवान था। इन सब मतभेदों के कारण सिराजुद्दौला अंग्रेजों को दंडित करना चाहता था। अतः सिराजुद्दौला ने कलकत्ता के तत्कालीन गवर्नर ड्रेक को पत्र लिखा कि आप व्यापारी हैं, व्यापारी की तरह ही रहिए, आप किलेबंदी क्यों कर रहे हैं? आपको आदेशित किया जाता है कि आप तत्काल कलकत्ता की किलेबंदी तोड़ें और कलकत्ता के दुर्ग पर, फोर्ट विलियम कहते थे कलकत्ता के दुर्ग को, कलकत्ता के दुर्ग पर आप अंग्रेजों ने जो तोपें चढ़वा रख रखी हैं उनको तत्काल नीचे उतारें। अब अंग्रेजों ने आनाकानी करनी चालू की। सिराजुद्दौला को लौटता हुआ पत्र लिखा, मतलब पत्र का जवाब लिखा कि नहीं, वो हमने आपके लिए तोपें नहीं रख रखी हैं, हमें चंद्रनगर के फ्रांसीसियों से डर है, इसलिए हमने वहाँ तोपें रखी हैं। स्मरणीय है कि चंद्रनगर फ्रांसीसी बस्ती थी और बंगाल में स्थित थी। अंग्रेजों ने बहानाबाजी की, अतः सिराजुद्दौला ने नाराज होकर अंग्रेजों को दंडित करने का मन बना लिया। कलकत्ता बंगाल में उन दिनों अंग्रेजों की 2 कोठियां थीं, एक कासिम बाजार में और एक दूसरी कलकत्ता में। कासिम बाजार की कोठी को सिराजुद्दौला ने 4 जून 1756 को जीत लिया और उसने 10 जून 1756 को बंगाल के फोर्ट विलियम, कलकत्ता के फोर्ट विलियम पर आक्रमण किया। 10 जून 1756 से 20 जून 1756 तक युद्ध हुआ। 10 दिन में ही कलकत्ता के अंग्रेजों को हार का सामना करना पड़ा। उनमें से कई अंग्रेज भागकर एक ज्वार वाला ज्वारग्रस्त फुल्टा नामक, कई बार पूछा गया, फुल्टा नामक द्वीप पर रुके। कुछ मार डाले गए। सिराजुद्दौला के सैनिकों ने 146 अंग्रेजों को पकड़ा, 146 अंग्रेजों को गिरफ्तार किया, जिन्हें 20 और 20 जून की शाम को एक कोठरी में बंद कर दिया गया 146 लोगों को। इस कोठरी का साइज 18 फुट लंबाई, 14 फुट 10 इंच चौड़ाई था। इस कोठरी में एक खिड़की थी, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, सारे अंदर बंद हैं। इनको बंद कर दिया गया 20 जून की शाम को। 21 जून 1756 को जब इसका दरवाजा खोला गया तो इसमें केवल 23 लोग ही जिंदा बचे, 123 लोग मर गए। अंग्रेजों ने इस घटना को ब्लैक होल ट्रेजेडी नाम दिया है। इस घटना का जनक जैड होलवेल था। जैड होलवेल बचे हुए 23 व्यक्तियों में से एक था। जैड होलवेल ने बाद में एलाइव द वंडर नाम की पुस्तक लिखी और उसी को इस घटना का सूत्रधार कहा जाता है। बाद में बहुत वर्षों तक अंग्रेजों ने इस घटना का प्रचार प्रसार किया। हालांकि सियार उल मुतखरीन के लेखक गुलाम हुसैन ने ब्लैक होल जैसी किसी घटना का कोई वर्णन नहीं किया गया। याद रखें, गुलाम हुसैन ने बंगाल के इस पीरियड का एक एक घटना का इतिहास लिखा है। अगर कोई ऐसी घटना घटी होती तो गुलाम हुसैन उसे तुरंत लिखना। वास्तविकता तो यह है कि अंग्रेज भारतीयों को बदनाम करने का कोई मौका छोड़ना नहीं चाहते थे।
कलकत्ता पर विजय के बाद सिराजुद्दौला ने अपने एक अधिकारी मानक चंद्र को वहां का प्रभारी नियुक्त किया। धन्यवाद मित्रों, अगले वीडियो में हम प्लासी तथा बक्सर के युद्धों का विस्तार से अध्ययन करेंगे।